हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पे। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, यहाँ पर हम यूके ट्रिपल एससी का प्रयोगशाला सहायक एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम के लिए कंप्लीटली तैयारी करने के लिए, तो आप हमारा वेदाशी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ परचेजिंग दिस कोर्स इज़ बेसिकली हम वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी देते हैं और आप अलग अलग तरीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के स्पेशल वीडियोस भी वहाँ पर हमारे कोर्स में देख सकते हैं, जो कि मैं पर्सनली कराता हूँ और अलग अलग टीचर्स भी कराते हैं। साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की भी वीडियोस हमारे रहेंगे और साथ ही साथ कुछ हमारे स्पेसिफिक नोट्स रहेंगे जो कि आपके फॉर्मूले बेस्ड रहेंगे कि डायरेक्टली आप जिनको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हैं। मैं हैंड रिटेड नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जहां पर आपका स्पेसिफिक जितना आपको, जैसे मान लीजिए डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना है, कौन कौन से याद रखना है, कौन कौन से साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, किसने क्या इन्वेंट किया था, बेसिकली इस तरीके की जानकारी जिसके लिए आपको पूरी बुक ना खोजनी पड़े, आपको वो स्पेसिफिक चीजें हमारे उस प्ले स्टोर हमारी जो ऐप है उसमें मिल जाएगी अगर आप कोर्स को परचेज कर लेते हैं। तो आज ही परचेज कर लीजिए इस कोर्स को अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक आज हमारा है पावर, शक्ति, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे शक्ति। इसको आप वैसे भी जानते ही होंगे, लेकिन यहां पर मैं इधर फिजिकल डेफिनेशन की बात करने वाला हूं। इस चीज को आपने कहीं विद्युत में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम यहां पर पावर को फिजिकली उसका व्यवहार जानेंगे और पहले हम उसका जैसे उसे परिभाषित किया गया है, उसकी जो डेफिनेशन है उसको समझ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ टाइम रेट एट विच द वर्क इज डन, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब किसी कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। वो उस चीज की शक्ति होती है। शक्ति को उस समय दर से परिभाषित करते हैं जिससे कार्य किया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये समझने वाली चीज है कि पावर जो है बेसिकली इट इज सीन एज अ चेंज विद चेंज इन टाइम, मतलब समय के बदलने के साथ देखा जाता है। तो किस दर से आप कार्य को कर रहे हैं, द रेट एट विच यू आर डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, और जिसे हम हिंदी में शक्ति बोल रहे हैं। अब इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं भाई, कैसे इसको मैथमेटिकली फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। तो यहां पर औसत पावर की बात हो रही है, एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए डायरेक्टली आपने टोटल वर्क जितना किया है, कुल कार्य जो किया है अपॉन टाइम, उसको करने में जितना आपको समय लगा है वो हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज पावर या औसत पावर। अब इसमें तात्क्षणिक पावर या तात्क्षणिक शक्ति जिसे हम कहेंगे इंस्टेंट पावर क्या होती है, इंस्टेंट वर्क डन एट अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। छोटे से समय के लिए या तात्क्षणिक मतलब एक क्षण के लिए कितना पावर दी गई, वो पावर को हम कहेंगे इंस्टेंट पावर, या कितना वर्क डन हुआ उसको कहेंगे हम इंस्टेंट पावर। अब यहां से पावर का एक और फॉर्मूला जो हमारा बल और वेग के रूप में निकल के आता है, ठीक है, वो किस तरीके से आता है, क्योंकि हम तात्क्षणिक जो कार्य है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, बल गुणा हमारा चेंज ऑफ, या फिर हमें डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है, दैट इज डी आर। यहां पर हम चेंज ऑफ प्लेस कर रहे हैं या चेंज ऑफ पोजीशन कर रहे हैं डी आर से। तो इंस्टेंट जो हमारा छोटा सा परिवर्तन है हमारे किसमें, पोजीशन में, उसको हम डी आर से दिखा रहे हैं। तो एफ डॉट डी आर, तो एफ डॉट डी आर को अगर हम यहां पर प्लेस करते हैं इंस्टेंट पावर वाले फॉर्मूले में या पावर वाले फॉर्मूले में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी यानी कि चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या होता है, वो हमेशा हमारा क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहां पर सीधे सीधे हमारा जो फॉर्मूला निकल आता है क्या हो जाता है, दैट इज एफ डॉट डी। ठीक है, एफ डॉट वी दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, बल गुणा वेग। ठीक है, यहां पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूं अपने हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, बल डॉट वेग, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, शक्ति के लिए। तो ये आप लोगों को क्लियर है। अब यहां पर जो इसकी नॉर्मली जो हम यूनिट, इसका जो मात्रक है जो हम लिखते हैं, इसकी जो यूनिट लेते हैं उसको हम वॉट में लेते हैं, WATT वॉट। ठीक है, या फिर आप इसे रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क क्या है, जूल है, वर्क हमारी क्या है, एनर्जी है, तो ये जूल हो गया।
और समय क्या हो गया सेकंड, तो जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो वॉट हमारा बेसिकली क्या है, जूल पर सेकंड भी हो सकता है, राइट। तो इसको हम वॉट या जूल पर सेकंड के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, यूनिट हो गई। अब इसके अलावा जो एक चीज इंपॉर्टेंट और हो जाती है इस लेवल ऑफ स्टडी के लिए कि इसकी डायमेंशन, मतलब इसकी वीमा क्या होगी। वीमा निकालने का देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले से ही वीमा निकल आती है। अब यहां पर हमारे पास F है, F मतलब बल है, बल को हम कैसे लिख सकते हैं, m.a, राइट। तो ma के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M हमारा मास के लिए हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर लेंथ के लिए L आ जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर के लिए पर सेकंड है तो उसको t-2 कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए, पावर के लिए चाहिए, तो पावर हमारा क्या होता है, F.v होता है, तो यहां डॉट में v करेंगे। तो वेलोसिटी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, L t-1, t-1 क्यों लिखा है, मीटर पर सेकंड होता है हमारा वेलोसिटी। तो यहां पर टोटल क्या हो जाएगा, ml² t-3 हो जाएगा। तो ये हमारी वीमा किसकी हो गई, ये हमारी पावर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया या पावर की डायमेंशन हो गई। ठीक है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले याद रखना है कि क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आसानी से वीमा निकल आती है। इसके लिए आप मेरा कैसे वीमा निकालते हैं उसका एक वीडियो है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो के थ्रू बहुत उसमें सिंपल बेसिक हमारे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके फंडामेंटल जो सिंबल्स हैं उनको लेके जो वीमाएं हैं वो निकालना मैंने बताया हुआ है। और बाकी फिर ये तो सारी डिराइव्ड यूनिट्स हो गई है ना, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि आपने 2-3 तरीके के अलग अलग यूनिट्स को मिला के एक नई यूनिट बनाई है, तो वैसी यूनिट के लिए हम वीमा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर पावर क्लियर हुआ होगा, कैसे फॉर्मूला लगता है ये क्लियर होगा, और यहाँ पर वीमा कैसे निकल रही है या डायमेंशन फॉर्मूला ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ रहे हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोलिशन, हिंदी में कहेंगे संघट। संघट मतलब एक तरीके से एक प्रकार की अगर दो मासेस, दो पिंडों के बीच में टक्कर होती है तो किस तरीके की मैकेनिक्स या किस तरीके का व्यवहार उसका समझा जाता है, उसको हम यहाँ समझ रहे हैं, उसको हम संघट कहते हैं, संघटन। तो यहाँ पर संघटन में हमारा क्या है, दो प्रकार के होते हैं हमारे कोलिजन, एक इलास्टिक कोलिजन कहलाता है और एक इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। इसको हम अच्छे से अभी समझेंगे, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल में सबसे पहले समझ लो कहाँ ये सब आपको देखने को मिलता है। आपने कभी बचपन में कंचों से खेला होगा, ठीक है, कंचे मार्बल्स होते हैं हमारे, उनसे खेला होगा, या कभी आपने जैसे अब बॉल्स जो जिन गेम में बॉल्स होती हैं उनसे खेला होगा, या आपने देखा होगा कि बिलियर्ड्स या स्नूकर जैसे गेम होते हैं वहाँ पर भी देखा होगा जब एक बॉल को दूसरी बॉल से टकराया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के जहां पर भी हमने मासेस में कोलिजन देखे हैं, इंपैक्ट देखे हैं, या फिर और चीज़ों में भी आप देख सकते हैं, हर वस्तु में ये चीज़ हो सकती है। मैं कॉमन स्पोर्ट्स के फॉर्म में इसको बता रहा हूं, लेकिन इट इज़ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप कोई एक पेन को भी अगर नीचे को गिराते हैं तब भी वहां पर कोलिजन की एक परिस्थिति बनती है। इलास्टिक और इनइलास्टिक भी हो सकता है, जैसे आपने अब एक नॉर्मल बॉल को ड्रिबल किया, मतलब उसको नीचे डाला और वो वापस आ गई उतनी ऊंचाई पे, तो इस तरीके के कोलिजन को हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कोलिजन हुआ, कोलाइड करके एक मास दूसरे वापस से उसने उसी स्थिति को रीगेन कर लिया। और इनइलास्टिक कोलिजन हमारा वो होता है जब वहां पर रीगेन वाली स्थिति नहीं होती, आपने बॉल को फेंका और बॉल धरती पे जाके वहां पर जाके रुक गई और चिपक गई, एक तरीके से आप समझ लीजिए अटक गई। ठीक है, यहां पर मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। यहाँ पर हमने दो पिंड लिए, एक मास 1 लिया, एक मास 2 लिया है। ये द्रव्यमान में क्या है, इसमें कुछ वेग है, ये इस वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। मास 2 जो है वो हमारा स्थायी है, स्थिर है, रुका हुआ है। जैसे ही ये दोनों टकराते हैं तो मास 1 इधर जाता है, मास 2 इधर जाता है, तो इस तरीके से हम कोलिजन होता हुआ देखते हैं, जिस वजह से दोनों की ही कुछ ना कुछ परिस्थितियों में बदलाव आए हैं, डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये इस डायरेक्शन में चले गया, इस डायरेक्शन में चले गया। अब समझते हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। देखिए क्या होगा कि पहले ये वाली बॉल मान लीजिए यहां थी और ये वाली बॉल, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है, ये कुछ स्पीड से जा रहा है और ये कुछ स्पीड से जा रहा है। यहां पर ये बॉल इससे जाके जब टकराती है और वापस इन दोनों के बीच में उतना ही गैप स्टैब्लिश हो जाता है, उतना ही गैप बन जाता है आफ्टर कोलिजन, संघटन होने के बाद।
ये कोलिजन होने के बाद वापस उस स्थिति में आ जाते हैं, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन कहेंगे, बिकॉज बोथ मासेस हैज रीगेन्ड देयर ओरिजिनल पोजीशंस, वापस जैसी पोजीशन में थे वैसे ही आ गए हैं। या फिर समझ लीजिए आपने एक बॉल को एक दीवार की तरफ फेंका और वो बॉल वापस आपके हाथ में आ गई, तो ऐसे कोलिजन को कहेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में आपने बॉल को दीवार की तरफ फेंका और बॉल एग्जैक्टली दीवार पे जाके रुक गई या चिपक गई, तो उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। अब इन दोनों के बीच की भी एक स्थिति बनती है कि बॉल को आपने फेंका, ना तो वो आपके पास पूरा वापस हाथ में आई और ना वो दीवार पे जाके रुकी, वो थोड़ा सा इंपैक्ट लेने के बाद वापस बीच में आके कहीं गिर गई, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मली इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब कि वो एक अप्रत्यास्थ क्या है, संघटन है, और अब प्रत्यास्थ संघटन हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है। तो यहां पर कौन सी स्थितियां दो बनती हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक की। परफेक्टली इलास्टिक में एग्जैक्ट उन्हीं पोजीशंस पे आ जाएंगी चीजें, और इनइलास्टिक में एग्जैक्ट पोजीशंस पे तो नहीं आएंगी और पूरी मतलब रीगेन नहीं होगा। और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा कि बिल्कुल जो बॉल है या फिर जो भी वस्तु है वो दूसरी जो भी पिंड है उससे जाके एकदम मिल जाएगा और उसी की परिस्थिति में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये चलती हुई बॉल है और ये रुकी हुई दीवार है, तो ये जाके बॉल सीधे उस पर जाके रुक जाएगी या चिपक जाएगी, ठीक है। इसकी परिस्थिति में उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब ये वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर हमें समझ में आया संघटन हमारा क्या होता है और हमारा कोलिजन क्या है, इलास्टिक और इनइलास्टिक टाइप का है। यहां पर हमने एक एग्जांपल समझा है किस तरीके से दो डायरेक्शंस में जा सकते हैं। इन डायरेक्शंस के दोनों क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, एक्स और वाई के डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्शन में और थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे कि वन डायमेंशन और टू डायमेंशन, एक जो हमारा एक विमीय और द्विविमीय हमारे किस तरीके के संगठन होते हैं या फिर कोलिजन्स होते हैं, वन डायमेंशन कोलिजन और टू डायमेंशन कोलिजन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही सिंपल परिस्थिति देख रहे हैं जहाँ पर क्या है, वन डायमेंशनल एक विमीय संगठन हो रहा है, मतलब वन डायमेंशनल कोलिजन हो रहा है। इसके लिए हमने कंडीशन बनाई है। सबसे पहले इस कंडीशन में हम ये मान लेते हैं दैट दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, और या फिर हम इसे इनइलास्टिक कोलिजन मतलब अप्रत्यास्थ संघटन कह रहे हैं, जहां पर एक मास 1 है एक मास 2 है, दो द्रव्यमान हैं, दोनों द्रव्यमान क्या है, चलने की स्थिति में, लेकिन दोनों के बीच में जो एंगल है θ1 एंड θ2, मतलब ये इसका कोण और इसका कोण, दोनों के बीच में कोण क्या है, 0 है, मतलब एक ही डायमेंशन में एक विमीय हो गया ये संगठन, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से अगर याद है पहले से, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज m1 v1i, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, प्राथमिक वेग, जो प्रारंभिक वेग है वो हो गया, इन इज इक्वल टू m1 प्लस m2, मतलब दोनों जब ये हो जाएगा, जब संघटन हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, उसके बाद की परिस्थिति दी है, ये उससे पहले की और उसके बाद की। तो पहले में इनिशियल वेलोसिटी किस में है, पहले में इनिशियल, ये तो रुका हुआ है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसमें है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें है, तो हमने फॉर्मूला ये लिखा, और उसके बाद जब दोनों चलने लग गए मिलके, तो हमारी जो कंप्लीट मोमेंटम है वो इतना हो जाएगा। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ये आपको क्लियरली याद आ रहा होगा। यहां से हम फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं m1 ओवर m1 प्लस m2 v1i, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें कि जब दोनों में कोलिजन हुआ तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस हुआ होगा कुछ, वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, वो कितना लॉस हुआ वो हम निकालेंगे। वो हम निकालने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले जो मास m1 चल रहा था और ये रुका हुआ था, इसमें तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, इसमें कोई स्थिति जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें है संगठन, किससे, संगठन से पहले, कोलिजन से पहले। तो कोलिजन से पहले और बाद के दोनों एनर्जीज के डिफरेंस को, हम दोनों के अंतर को निकाल लेंगे। तो पहले वाले में हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला, 1/2 m1 vi1 या v1i स्क्वायर, ये हमारे पहली कंडीशन के लिए कोलिजन से पहले। कोलिजन के बाद क्या हुआ, हाफ m1 प्लस m2 v फाइनल स्क्वायर, दोनों क्या फाइनल वेग से जिससे चल रहे हैं, ठीक है, अंतिम वेग से जो चल रहे हैं, ये हमारा
काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दोनों के डिफरेंस को हमने निकाला। अब बस हमने इतना किया, दोनों को हमने एलिमिनेशन किया। क्या किया? वीएफ का किया, क्योंकि यहां पर हमें पता है वीएफ वी1i के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, m1 ओवर m1 प्लस m2 ये लिख सकते हैं हम। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन गया 1/2 m1 v1i स्क्वायर माइनस 1/2 m1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 v1i स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा डायरेक्टली जो फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ टू मासेस एंड इनिशियल वेलोसिटी हमारा ये निकल के आ जाएगा। देखिए आसानी क्या है यहां पर, आसानी ये है जब हमने इस वाली बॉल को, इस वाले मास को हमने आगे को भेजा तो हमें इनिशियल वेलोसिटी इसकी पता थी, ये 0 पे था इसकी इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन दोनों के द्रव्यमानों का ज्ञान हमें था, तो यहां दोनों के द्रव्यमान आ गए और इनिशियल वेलोसिटी आ गई। हम फाइनल वेलोसिटी हमने इस एक्सप्रेशन से एलिमिनेट कर दी, तो इससे हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा में जो क्षति है उसको हम हिंदी में कहेंगे गतिज ऊर्जा में जो क्षति है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड विद दिस फॉर्मूला। याद रखेंगे कि दिस इज द कंडीशन ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। यहां पर ये वाली गेंद दूसरी गेंद से जब टकराई तो दोनों साथ में आगे चलने लग गए, किसी प्रकार का इलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ। अगर इलास्टिक होता तो टकराने के बाद ये वापस से क्या हो जाते, सेपरेट हो जाते। ठीक है, चलने के बाद आगे की कोलिजन के बाद की स्थिति ऐसे समझ लो, दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी कह रहे हैं। यहां क्या हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। ये आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, शून्य है, 0 है, ये अपनी स्थिति पर रुका हुआ है। ठीक है, तो यहां पर समझ में आया होगा आपको। चलिए अब अगली कंडीशन समझते हैं जहां पर ये चीज क्या हो जाती है, इलास्टिक प्रत्यास्थ हमारा संघटित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा अगला केस बन जाता है। अगला केस ये जो हम समझ रहे हैं, ये केस है हमारा कौन सा, इलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर हमारे प्रत्यास्थ संघटन है। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, एक बॉल है जो दूसरी बॉल से टकराई है, ये मोशन में है, ये मोशन में नहीं है, इसकी वेलोसिटी नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या बन गई, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो मोमेंटम इक्वेशन है ये हमारी बन जाएगी। ठीक है, सिंपल मोमेंटम ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मोमेंटम, अब क्या हो गया, दोनों का क्या रहेगा, दोनों के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन बराबर रहना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकली इस चीज़ को चेंज किया है, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया हमने वेलोसिटीज का, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके हमने क्या कोशिश करी है, आई वॉन्ट दिस V2F टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। हम V2F को यहाँ से निकाल के फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इनिशियल वेलोसिटीज को मास के फॉर्म में और फाइनल वेलोसिटीज को मास के फॉर्म में लेके आ पाएं। ठीक है, तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज को जब मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से रीअरेंजमेंट किया है, तो इस रीअरेंजमेंट में हमने यहाँ पर V2F को निकाला, दैट V2F इज इक्वल्स टू V1i प्लस V1F, ये इस फॉर्म में आ गया। अब इस V2F को मैं यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास V1F की फॉर्मूला आ जाती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू V1i। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज इक्वल किस फॉर्म में आ गया, फर्स्ट और सेकंड के मासेस के फॉर्म में और उसकी इनिशियल वेलोसिटी के फॉर्म में। अब अगर सेकंड मास की फाइनल वेलोसिटी की बात करी जाए तो उसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा सीधे सीधे, दैट इज 2m1 v1i, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा सेकेंड बॉल के लिए क्या आ गया, वेलोसिटी वेग का फॉर्मूला आ गया। इन दोनों की हेल्प से ही अगर कोई कैसा इलास्टिक टाइप का, प्रत्यास्थ टाइप का संगठन है या कोलिजन है, उसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, वेग निकाल सकते हो। इन दोनों ने ही फॉर्मूले को अगर आप याद कर लीजिए तो डायरेक्ट निकल जाता है। अब यहां पर दो केसेस बनते हैं। दो केसेस कौन से इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं, देखिए केसेस क्या है हमारे, दो कंडीशन बनेगी। कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों मासेस बराबर हैं तो क्या होगा, इफ m1 इज इक्वल्स टू m2, दोनों मासेस बराबर हैं तो क्या होने वाला है, अगर दोनों मासेस बराबर हैं तो दोस्तों इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ वन मास विल गेट ट्रांसफर टू द अदर मास। मतलब जो भी मोशन, मान लीजिए m1 आगे चलते हुए आ रहा है और ये m2 रुका हुआ है, तो इसके आगे कोलिजन के बाद, संघटन के बाद होगा क्या, m2 इसी के वेग से चलने लग जाएगा और m1 रुक जाएगा। तो मास
of final velocity of the first ball will become 0 and the final velocity of the second ball will become the initial velocity of the first ball। ठीक है, समझ में आया? जो पहला पिंड है उस पिंड की जो उसका जो अंतिम वेग है वो तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो किसका वेलोसिटी ले लेगा, वो सेकंड का ले लेगा, और जो सेकंड वाला जो पिंड है वो किसकी वेग ले लेगा, वो फर्स्ट का ले लेगा। दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल। सेकंड जो आपका दूसरा पिंड है उसका वेग उसके प्रारंभिक, पहले वाले के प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाएगा। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, देखिए सेकंड केस में ध्यान दीजिए, केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 होगा, अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा, अगर मासेस अनइक्वल है तो क्या होगा, या तो m2 बड़ा होगा m1 से या m1 बड़ा होगा m2 से, है ना। दो केस, इसमें बस इतना याद रखना है आपने, जो भारी मास होगा वो मास क्या होगा, वो भारी मास क्या करेगा, वो कुछ वेलोसिटी ले लेगा, ठीक है, और जो हल्का मास होगा वो रिवर्स डायरेक्शन की एक वेलोसिटी ले लेगा, ठीक है, मतलब वो हल्का हो जाएगा। मान लीजिए m2 क्या है, भारी है, यहां पर मान लेते हैं हम m2 यहां पर हमारा भारी है और m1 हल्का है। m1 यहां पर आके इससे टकराया तो ये कुछ वेलोसिटी से तो चलने लग जाएगा, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड मास है वो लगभग v1i के बराबर तो होगी, लेकिन इसका क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 1 की नेगेटिव में चली जाएगी, दैट इज इट विल बिकम रिवर्स ऑफ इट। ये मतलब पीछे को भागने लग जाएगा, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये इसको फॉलो ना करके क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाएगा विद सम लेस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये दो केस हमारे बनते हैं, इनको आपको याद रखना है। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, मासेस के फॉर्म में लिखा है, इसीलिए डायरेक्ट फाइनल वेलोसिटी का केस बन जाता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए अब समझते हैं अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारा फाइनली रह जाता है द्विविमीय। द्विविमीय मतलब ये 2 डायमेंशनल क्या है, हमारा कोलिजन है, संघटन द्विविमीय, ठीक है, 2 डायमेंशंस में हो रहा है। यहाँ 2 डायमेंशंस देखिए कौन से रह जाते हैं हमारे, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई में ही हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे, हमारी जो लिमिट ऑफ स्टडी है वो 2 डायमेंशन की ही रहेगी। जैसे मैंने इससे पहले भी एक डायग्राम आपको बताया था कि जैसे ये एक बॉल है, ये बॉल आगे को बढ़ रही है और यहाँ पर एक बॉल है, अब ये जब यहाँ पर टकराता है तो एक बॉल इधर चली आती है, एक इधर चली जाती है। ये m2 जो मास है ये रुका हुआ है, m1 मास हमारा क्या है, चल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 डायरेक्शंस मतलब x और y 2 कंपोनेंट में हम ये यहाँ पर हमारी इक्वेशन बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो फैक्टर क्या होता है, दैट इज द थीटा, यानी कि यहाँ पर एंगल इंक्लूड हो जाएगा कि कितने एंगल पे ये जा रहे हैं, θ1 θ2, मतलब एक बॉल किस डायरेक्शन में गई और दूसरी बॉल किस डायरेक्शन में गई, वो θ1 और θ2 आपके क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर जब भी हम मोमेंटम की लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हम अपने 2 डायमेंशंस को हमेशा कंसिडर करके चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए x डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉल यहाँ x डायरेक्शन में जानी शुरू करी है, m1 मास जो है, जो पहला पिंड है वो x डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो m1 v1i दैट इज द प्रारंभिक वेग, जो इनिशियल वेलोसिटी, और जो हमारा m1 मास है ये हमारा मोमेंटम हो गया किसका, इस वाले मास के लिए। देन इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम m1 v1 फाइनल cos θ1, मतलब इसका cos कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो स्थितिज जो क्षैतिजिक डायरेक्शन होगा उसमें होगा, ठीक है। इसी तरीके से m2 θ2 मतलब θ1 मतलब ये वाली बॉल का x डायरेक्शन का हमारा जो संवेग होगा, ठीक है, मोमेंटम होगा, और जो दूसरी वाली बॉल का हमारा संवेग होगा, दोनों का x डायरेक्शन का हम क्या ले रहे हैं, संवेग ले रहे हैं, वो इससे ले रहे हैं m2 v2 f मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी cos θ2 दैट इज इन दी x डायरेक्शन। अब इसमें हमारा कंप्लीटली एक ही इक्वेशन से काम नहीं बनेगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद 2 डायमेंशनल कोलिजन। तो यहाँ पर संगठन कैसा है, द्विविमीय है, तो द्विविमीय में हमारा y डायरेक्शन भी इंक्लूड होगा। अब y देखिए, ये जो बॉल ऐसे डायरेक्शन और ऐसे जा रही है, इसके तो 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, x और y हो सकते हैं, इसी तरीके से इसका x ही हो सकता है, इसका y ही हो सकता है, राइट।
इसीलिए आप ध्यान दोगे, जैसे मैं बॉल 1 की बात कर रहा हूं, अगर बॉल 1 ऊपर को गई है, इसका एक्स डायरेक्शन ये है, इसका वाई ये है, तो एक्स के लिए तो मैंने यहां लिख दिया, वाई के लिए मैंने कहां लिखा है, यहां पर लिखा है। इसके बाद मैंने इस वाली बॉल के लिए x के लिए तो कहां लिखा है, यहां पर लिखा है, लेकिन y के लिए कहां लिखा है, यहां। अब यहां जो नेगेटिव साइन है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव मानूं तो नीचे को क्या मैं मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा। इसीलिए क्या आ रहा है, -m2v2 sin θ2। अब क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है तो ये साइन कंपोनेंट्स होंगे, तो sin θ1 sin θ2 आ गया। m1 v1 f किसके लिए हो गया, ये पहली बॉल की फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, विद साइन कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में। ये दूसरी बॉल की, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में, इसीलिए ये आ गया। पहले मैंने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये वाली बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी और इसका मोमेंटम y डायरेक्शन में कितना है बताओ। देखो y डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रही है, ये तो सिर्फ किस में जा रही है, x डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका y डायरेक्शन का जो संवेग है या मोमेंटम है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम 2 डायमेंशनल कोलिजन की कंडीशन में आंसर्स अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी अननोन्स हैं उनको निकाल सकते हैं। हमें जो दिए होंगे यहाँ मेनली जो अननोन्स हमारे रहते हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, या थीटास भी रह सकते हैं, θ1 एंड θ2 भी रह सकते हैं, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलता हूँ मैं आपको अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। For more online courses, download Vedasri Learning app.